मैं राजशेखर त्रिपाठी आप सभी का सादर वंदन अभिनंदन करता हूँ। आप पिछले 2 दिन से कल और आज यहाँ पे जो ज्ञान की सरिता बही है, मतलब जैसे ऐसा लग रहा है कि अपना झोला कम पड़ रहा है, ज्ञान बहुत है, कहाँ तक बटोरा जाए। इसमें एक छोटा सा प्रयास, आकाश में बहुत तारे टिमटिमा रहे हैं, सूर्य चमक रहे हैं, सूर्य चमक रहे हैं, फिर भी कहते हैं कि अपना एक नन्हा दिया अवश्य जला के रखें। तो उस नन्हे दिए को जलाने का ही एक प्रयास है। और मैं जो भी लिख के लाया हूँ, मुझे लग रहा है आप सभी लोग उससे बहुत अच्छे से समझते भी होंगे। हम जब भी किसी की कुंडली देखते हैं तो मेनली हमारा ये उसके बारे में 2-3 चीजें आती हैं कि हम उसके दशाओं को देख करके, उसकी कुंडली को देख करके कैसे अंदाजा लगाएं कि उसका समय सकारात्मक है, नकारात्मक है, या उसके लिए वह बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो ज्योतिष में ये बेसिक फॉर्मूला कहते हैं कि लग्न, आप लग्न कुंडली को देखें, जो उसका लग्न है, पंचम है और नवम है, उसका जो भी स्वामी है वह उसका कारक ग्रह होगा। उसका जो भी स्वामी है वह उसका कारक ग्रह होगा। लगन का और पंचमेश का और नवम का, लगन पंचम नवम का जो स्वामी है, इसको हम धन त्रिकोण कहते हैं। कुंडली का सबसे सुभद धन त्रिकोण हो गया। देखिए, धन पे चलेंगे तो परमानंद पाएंगे, अर्थ पे चलेंगे तो अर्थ ही है, अर्थानंद हो जाएगा, अर्थानंद ही हो जाएगा। तो मैं अपनी बात को पुनः कंटिन्यू करता हूँ। एक बार हाँ, कुछ कह रहे हैं? नहीं, वो स्टेप हो रहा था, मैंने बोला कि 2 महीने जैसे एक प्रश्न है। अच्छा जी, अभी तो पहली लाइन ही कहिए प्रश्न कि अगर जैसा प्रश्न कुंडली या कुछ आ जाए कुंडली, तो बच्चों को अगर पढ़ाई में ग्रोथ लेना है तो कारक ग्रह को अगर मजबूत किया जाए तो उसे पढ़ाई में सबसे अच्छे और सबसे ज्यादा फायदा होता है, या कारक ग्रह का उस समय में। देखिए, आपने तो एकदम से ही, मतलब जैसे अभी मैं ABCD पे हूँ और आपने सीधे सीधे अपना प्रश्न ही कर दिया। इस प्रश्न को मैं ले लूंगा, अपनी बात कह देता हूँ। उसका निश्चित तौर से मुझे जो आता है मैं उसमें से आपको कुछ देने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, आपका प्रश्न जरूर लूंगा और जितने भी प्रश्नों में जरूर लूंगा, उससे पता चलेगा कि हमारी कितनी सामर्थ्य है। मैं एक छोटी सी बात और भी कहता हूँ। मैं 11th क्लास तक का अपने स्कूल में स्टेज शो वगैरह या स्टेज पे कार्य करता था। उसके बाद मैंने जीवन में कभी नहीं किया। कल मुझे जब माइक पकड़ाया ना, तो मेरे को बड़ा सा अनकंफर्ट सा लग रहा था। तो मैं यही सोच रहा था कि आज मैं यहाँ कैसे आ पाऊंगा, अपने आप को कैसे कंफर्ट करूंगा। तो देखिए, स्टेज का फोबिया होना वह दिखता भी है लोगों में, तो वो तो नहीं हो रहा है अभी फिलहाल। धन्यवाद परमात्मा का कि उसने अभी, मतलब आपकी बात का, आपका भी क्वेश्चन लेंगे और जितने भी हैं वो भी ले लेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी लग्न में कारक भाव, मतलब कारक ग्रह कौन कौन से होंगे। तो लग्न, पंचम और नवम, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि मारक, सबको पता है कि मारक द्वितीय और सप्तम को लिया जाता है, और क्यों लिया जाता है इसकी डिटेलिंग भी है कि अष्टम हमारे जीवन का कारक है, तृतीय भी जीवन का कारक है, और लग्न है तो लग्न से 12वां जो है, 12वां भाव भी उसमें आ जाता है, मारक या उस चीज में। तो दूसरा भाव और सप्तम भाव को हम मारक कहते हैं। मारक कष्ट देता है, मृत्यु कष्ट देता है, लेकिन मृत्यु नहीं देता। ठीक। अब आते हैं बाधक। बाधक ग्रह क्या होते हैं? बाधक ग्रह हमारे चर, स्थिर और द्विस्वभाव, 3 तरह की राशियां हैं। उसमें जो चर राशि है, चर राशियों के लिए 1, 4, 7 और 10, इसके लिए बाधक जो है 11वें भाव का जो भी स्वामी होगा वह बाधक होगा। वो कितनी भी अच्छी पोजीशन पे हो, आपके अंतःमन की इच्छा को पूरा होने में रोकेगा ही रोकेगा।
ये हमने बहुत कुंडलियों में लिखा है, अध्ययन किया है, ये चीज पाया है। स्थिर राशि के लिए हमारा भाग्य भाव बाधक होता है, द्विस्वभाव राशि के लिए हमारा सप्तम भाव बाधक होता है। ठीक है, अब एक्चुअल में ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली, लेकिन उसके बाद भी कई बार होता है कि नहीं भाई हमारी तो मारक की दशा चल रही थी लेकिन बहुत बढ़िया गई। ठीक है, ये आती ये सब चीजें आप ड्रामेटिकली चेंजेस देखेंगे। कुंडली को जब देखते हैं तो लगता है ये समय खराब होना चाहिए, लेकिन उसका उल्टा होता है, ये समय बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका उल्टा होता है। तो उसमें ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला है तो ये थंब रूल हो गया हमेशा के लिए। हाँ, ये कुछ सहयोग करता है अवश्य। अब इसके जो है हम कैसे ये पता करें कि किसी भी लग्न के लिए कौन मित्र है या कौन प्रबल मारक है और कौन प्रबल नुकसान पहुंचाने वाले ग्रह हैं। तो ऐसे मेष लग्न के लिए या किसी भी लग्न के लिए हम ये कह सकते हैं कि 2, 3, 6, 7, 8 11वां भाव और 11वां और 12वां भाव, इन भावों में जो ग्रह सबसे ज्यादा घर के मालिक होंगे, स्वामी होंगे, वह आपके प्रबल मारक होंगे। 7 भाव तो आ ही गए, बचा क्या? हाँ, कुछ और भी बचता है, लगभग सारे ग्रह आ जाएंगे। आ सकते हैं, लेकिन आप पहले आइए तो थोड़ा सा समय दीजिए 1 मिनट का। जैसे मेष का लग्न है तो मेष के लग्न में जो भी नंबर बोलेंगे वही उसकी राशि होगी। तो तृतीय भाव में शुक्र आ गए और सप्तम भाव में भी शुक्र आ गए। जो ग्रह 2 राशियों को लीड कर जाएगा, जो मैंने पहले संख्या बताई उसमें, वो प्रबल मारक हो जाएगा। तो मेष राशि में तृतीय और सप्तम में शुक्र आ गया, यानी शुक्र को हम प्रबल मारक का दे देंगे। ठीक, उसके बाद बुध 3 और 6 के लिए है, तो मेष राशि के लिए शुक्र और बुध ये प्रबल मारक होंगे। इनका कभी भी रत्न वगैरह पहनाने की आवश्यकता नहीं है, और अगर ये खराब भाव में बैठे तो कतई नहीं है। अब वृष राशि के लिए ऐसे ही जब देखेंगे तो तृतीय में बुध है, मतलब मिथुन की राशि हो जाएगी, और तृतीय में चंद्रमा की राशि कर्क हो जाएगी। ठीक है, छठे में फिर आ गया ये शुक्र, तो लग्नेश है 7वीं राशि में और लग्न में, तो ये इसको हम मारक की संज्ञा या इसको प्रबल मारक की संज्ञा नहीं देंगे। यानी कुल मिलाकर के हमको देखना है कि 2, 3, 6, 7, 8, 11 और 12 भाव में कौन कौन सी राशि सर्वाधिक आ रही है। ठीक है सर, मतलब इनमें सर्वाधिक कौन सी आ रही है, तो 2 ही राशि मिलती है मैक्सिमम टाइम, और जब वो आ जाएगी तो ये मानिए कि वो प्रबल मारक हो जाएगा। मैंने इतना ही लिखा था भाई, 15 मिनट का टाइम था तो इतना ही लिख पाया था। बाकी आपका एक प्रश्न है कि किसी भी जातक को अगर हमें देखना हो कि वो अध्ययन के क्षेत्र में कहाँ तक जाएगा या क्या करेगा, तो देखिए पहला तो ये बिल्कुल मान के चलिए कि किसी व्यक्ति का अगर लग्न मजबूत है तो उसकी कुंडली को किसी भी क्षेत्र में देखेंगे तो बहुत सारे आपको उसके रिजल्ट आते जाएंगे। अब शिक्षा के लिए हम पंचम भाव को और नवम भाव को अवश्य देखते हैं। ठीक है, और शिक्षा का और क्या कारक है, बृहस्पति महाराज जी कारक है। अगर कारक ग्रह, अगर समझो कारक ग्रह का जैसे भी कारक ग्रह, योग कारक ग्रह और बाधक ग्रह, अब इसके अंदर योग कारक ग्रह अगर आ जाता है पंचम भाव में या उसके शिक्षा क्षेत्र में, या योग कारक ग्रह उसका अगर पंचम और नवम तो योग तो है ही, परंतु योग कारक ग्रह जो राशि है पंचम भाव की, उस ग्रह के हिसाब से अगर जातक का अभी 2-3 प्रैक्टिकल देखे और वो कराए हमने। चलिए मैं एक एग्जांपल कुंडली लेता हूँ। मान लीजिए किसी की कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली है, पंचम भाव में 7वीं राशि आएगी, तुला की राशि आएगी, उसमें मान लीजिए सूर्य नीच का बैठा हुआ है, राहु के साथ में बैठा हुआ है। ठीक है, उसका जो 10वें भाव का मालिक है बृहस्पति, वो स्वग्रही होकर के बैठा हुआ है, चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, और 9वें भाव में शनि है जो तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। मैं एक्चुअली अपनी कुंडली प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, बड़ा आसान होता है आसान चीज को कहना। तो अब इस कंडीशन में अध्ययन को हम कैसे देखेंगे,
पंचम भाव पे वहां पे क्रूर ग्रह आगे बैठे, यानी वो शिक्षा को कहीं ना कहीं से रोक रहे हैं। अभी मैंने लग्न नहीं बताया, लग्न क्या है। उच्च का बुध जो है वो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। देखिए लग्न प्रबल है, उसको चंद्रमा और बृहस्पति देख रहे हैं, तो हर कंडीशन में अपना काम बना ही लेगा, चाहे कितना पढ़े कम पढ़े कुछ भी करे। नहीं, परंतु पढ़ाई के अंदर उसे स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा अगर योग कारक ग्रह को अगर सही तरीके से नहीं लिया गया। देखिए पंचमेश अगर केंद्र में है या त्रिकोण में है तो वो निश्चित तौर से लाभ देगा ही देगा। नवम भाव अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो हायर एजुकेशन में जाएगा या एक उम्र के बाद भी पढ़ाई करेगा। 2 कुंडली ऐसी देखी गई थी कि जिसके अंतर्गत बच्चे की कुंडली और पिता की कुंडली, पिता ने अपने जीवन में सीए बनने के लिए 7 साल लगा दिए और वह उसने बच्चे के लिए उस योग कारक ग्रह का जप करवा कर पढ़ाई के समय में एग्जाम के 1 महीने पहले जप करवाया और जप करवा के किए तो उसने 2 साल में कंप्लीट कर लिया। निश्चित तौर से देखिए आपके जो देखिए पहली चीज एक तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर समझ लीजिए, हालांकि मैं ये इस पे नहीं जानना चाहता था। किसी भी कुंडली में किसी भी ग्रह के लिए आप खूब जप करिए, उसका सदैव सकारात्मक रिजल्ट ही मिलेगा 100%। देखिए जो साक्षात देवता हैं उनमें जो या साक्षात ग्रह हैं जो हमें प्रत्यक्ष आंखों से दिखते हैं, वह सूर्य और चंद्रमा या सदैव दिखता है, और हमारे जीवन में माता और पिता, जैसे अभी कल किसी ने चर्चा में कहा कि हम अपने रिश्तों को संभाल करके अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। एग्जैक्टली बहुत बार हमने देखा है कि छोटे छोटे उपाय को करने से जीवन बहुत बेहतर हो ही जाता है, और उसको बेहतर बनाने के लिए हम जब भी करते हैं दान भी वस्तुओं का करते हैं और रत्न वगैरह भी पहनते हैं। तो बेसिक फार्मूला ये है कि जो आपका कारक ग्रह है उसका कभी दान नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। उसके रत्न ही पहनने हैं, उसके जप तो आप सबके करिए। जो कमजोर ग्रह है उसके लिए आपको, जो आपका मारक ग्रह है, प्रबल मारक ग्रह है, उसके दान को करते रहे टाइम टू टाइम। आप निश्चित तौर से मान के चलिए ये चीज जो मैं बता रहा हूँ, टाइम टू टाइम आपका बुद्ध कमजोर है, खराब है, गाय को जो है आप हरा चारा खिला सकते हैं। इसमें कोई बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही कि हाँ हमें अपने आसपास का अपना, देखिए हम गाय को चारा खिला के ऐसा नहीं गाय पे कुछ भला कर रहे हैं, हम अपने आसपास का परिवेश, अपना जीवन इतना सुखद कर रहे हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं अपने जीवन का बता रहा हूँ, मैं दूध लेने जाता हूँ, भैंस का दूध लेने आता हूँ, लेकिन गुड़ गाय को खिलाता हूँ। वहां पे कई बार ये भी हो जाता है कि भैया ऐसा क्यों करते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि भैंस के बच्चों को, मतलब बछड़ों को भी बिस्कुट खिला दिया, कुछ गुड़ नहीं लेके तो बिस्कुट ही खिला दिया, कर्ज उतार के। तो वो कह रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, हमने भाई राहु ठीक कर रहे हैं अपना। और हमारे यहाँ तो बहुत लोग फॉलो करते हैं, और ये बिल्कुल मान के चलिए कि दान आपको प्रबल मारक ग्रह का कर देना चाहिए, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ठीक है, अच्छा चलिए, जैसे हम लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये दवा दी है, अब ये बताइए 3 दिन में फायदा करेगी कि नहीं करेगी, ये कैसे आप समझेंगे? आपने किसी भी व्यक्ति की कुंडली देखी और किसी व्यक्ति को आप ये कैसे बताएंगे कि इस उपाय का कितना लाभ मिलेगा? कोई है किसी के पास इसका एग्जैक्ट तरीका? जैसे कि अगर अपन कोई बीज अगर डालते हैं तो बीज का फल निकलने के लिए 7 दिन 1 महीना एक पौधा बनेगा, और कुछ भी कार्य करो और मन से अगर करो तो कहते ना कि पूरी कायनात उसे तक मिलाने में लगा देती है। चलिए आप बता देते हैं, हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं, शायद ही तो हमारे अभिमन्यु जी कर रहे हैं, हम लोग तो प्रेडिक्शन करते हैं। आप कभी भी किसी भी कुंडली को देखिए, आपने उसके लिए प्रेडिक्शन किया, किसी जातक को आपने बताया जा तू पन्ना पहन ले और तुझको लाभ हो जाएगा, लेकिन कितना लाभ होगा ये कैसे बताएंगे? चलिए बता दें। ग्रहों की डिग्री आप नौमांस कुंडली में ये मेरा टॉपिक खत्म हो गया, वो टाइम मिल रहा है तो कुछ करो, आप ना बताओ। नौमांस कुंडली में ग्रह को देख लीजिए, जिस ग्रह के लिए उपाय बता रहे हैं, अगर वह चर में है,
वह स्थिर में है, वह द्विस्वभाव में है, तो उससे आप पूर्णतः अंदाजा लगा सकते हैं। और ये 100% मेरे हर केस में ये मतलब हर केस में बताने से पहले मैं बताता हूँ कि भैया इसका इतना लाभ होगा। और मैंने अपने जीवन में अगर 100 कुंडली देखी होगी तो 95 लोगों से मेरी आज तक मुलाकात नहीं है। आपके इस शहर में भी मैं आया हूँ तो यहाँ कम से कम 3-4 हमारे ऐसे जातक हैं या क्लाइंट हैं, जो भी कह लीजिए, जिनकी हमारी कुंडली देखी हुई है। पिछले 2 दिन से 3 दिन से वो पूछ रहे हैं कि कब कैसे मुलाकात होगी। अभी आज तक कोई मुलाकात नहीं है। लेकिन जिसको जो उपाय बताते हैं उनको ये बता दिया जाता है कि आपको कितना लाभ होगा। तो उसका एक ही फॉर्मूला है, नवमांश कुंडली में जाइए। अगर ग्रह चर राशि में है तो आप उसको मोटिवेट कर ले जाएंगे, यानी वो मान जाएगा। उसको बड़ा भाई कहते रहो। जैसे सूर्य खराब है और वो चर राशि में है तो उसको डेली सुबह मदार के पौधे में जल चढ़ाएं, डेली जो है सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें, आदित्य हृदय का जाप करें, तो सूर्य देव प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ सर, ये भी कि अगर पिता है तो उनका भी सम्मान बराबर से करें, क्योंकि उधर पूजा का कोई महत्व नहीं है, इधर पिता अगर नाराज है तो। अगर ग्रह स्थिर स्वभाव राशि में है तो बड़ा मुश्किल होता है। वहां पे पहले ही प्रिडिक्ट कर दीजिए कि भैया उपाय बता देना, इसका लाभ होगा नहीं होगा प्रभु जाने, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। द्विस्वभाव राशि में 50% लाभ होता है। यह बिल्कुल आजमाया हुआ, देखा हुआ और बहुत अच्छे से किया हुआ है। और 1-2 और चीजें हम बता देते हैं। अभी रिसेंटली एक दिल्ली एम्स में लड़की भर्ती थी और उसके हार्ट, लंग्स और पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम चल रही थी। 3-4 ऑपरेशन होने थे। उसकी कुंडली आई मेरे पास, तो मैंने ये भी देखा कि आप जो उसका समय खराब चल रहा है और दशा, अंतर दशा के ग्रह अगर फेवरेबल नहीं है और वो कारक भाव के ग्रह नहीं है तो तुरंत उसको दान बता दीजिए। उस चीजों का अगर प्रबल मारक या मारक भाव के अगर ग्रह हैं तो उनकी वस्तुओं का दान आप तुरंत बता दीजिए। और सबसे सरल और आसान दान होता है उस वस्तु का 400 ग्राम। मतलब वो कैसे मुझे नहीं पता, मैंने भी किसी से सीखा, तो वो बस जस्ट बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए किसी का पुत्र खराब है तो आपने हरी दाल, मूंग की दाल जो है कह दिया 400 ग्राम लो, बुद्ध के मंत्र पढ़ो और नदी में प्रवाहित करा दीजिए। 3 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आदमी बिस्तर पे तो उठ के बैठ जाएगा, बैठ रहा है तो दौड़ के चलने लगेगा। और इस चीज को करा करके हमने 2-1 ऑपरेशन भी, दिल्ली एम्स का पेशेंट अपने घर आ गया वापस। अभी तक तो ऑपरेशन नहीं हुआ, 3 महीने हो गए हैं। और जब वो फैमिली आती है ना सिर्फ आपसे मिलने के लिए, मतलब आप एक शहर में बैठे, वहां से 300 किलोमीटर कोई दूर है और उसने आपसे उपाय कराए और फिर व्यक्तिगत तौर से आपसे सिर्फ मिलने के लिए आ रहा है, तो वो उसको, उस एहसास को हम मतलब यहाँ पे कह नहीं सकते कि वो कितना आनंद पूर्वक होता है। अच्छा, चूंकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिसर हूँ तो हमारे लिए मतलब ज्योतिष प्योर हमारा जो है वो जुनून है। ज्योतिष हमारे जीवन अर्जन या हमारे लिए मजबूरी या हमारे लिए कुछ और नहीं है, ये हमारे लिए पैशन है। जैसे एक मतलब अच्छा, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने वाला व्यक्ति है, वो मैथ के सवाल लगा रहा है, तो वो मैथ उसका पैशन हो सकता है। थोड़ा उल्टा बोल रहा हूँ एग्जाम्पल इसलिए कि बात ज्यादा अच्छे से समझ में आए। हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करते हैं तो हमारे लिए ज्योतिष का कोई बहुत ज्यादा, अपनी कुंडली ठीक करने के पर्पज से ही किया था। लेकिन ये हमारे लिए कोई मतलब ना तो जीवन अर्जन का या कहीं सम्मान का या कोई ऐसा मैटर नहीं आता है। ये हमारे लिए प्योर ऐसी चीज है कि जहाँ पे हमारा बिल्कुल, जैसे हम तो गाते हैं सिर्फ अपने परमात्मा के लिए, आप तो गाते होंगे किसी को प्रसन्न करने के लिए, हम तो अपने परमात्मा को ही प्रसन्न करने के लिए गाते हैं। तो हाँ, ऐसा जरूर लगता है कि ज्योतिष में वो चीजें अभी पानी हैं। सब अपने परमात्मा को प्रसन्न करते हैं। आप किसी और को परमात्मा मानते हैं, वो किसी और को परमात्मा मानते हैं। चलिए सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सभी के जो
दृष्टियां हैं वो अपने परमात्मा को ढूंढ ही रही हैं। तो टोकने के लिए धन्यवाद। मैं अपनी बात को विराम दूंगा, लेकिन उससे पहले कल से बहुत कविताएं सुन रहा हूँ, दूंगा तो पक्का एक मैं भी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बताया। बोल रहे और हैं, बोल रहे हैं। एक कविता भी अच्छा कविता आपने बोल दिया वाणी विराम, तो मैं तो फिर मुंह नीचा करके शुरू हो गया। वाणी तो विराम है, लेकिन कविता ठीक है, आइए स्वागत स्वागत। एक अंदाजे बयां ही रंग बदल देता है, नहीं तो कोई नई बात न होती जमाने में। वाह जी वाह। एक अंदाजे बयां ही रंग बदल देता है, नहीं तो नई कोई बात न होती जमाने में। अभिमन्यु तू बहुत आगे जाएगा, हाँ इतना ध्यान तक तर्कस के की तीर है इस निशाने पे। बहुत शानदार, तालियों के साथ।